हाय फ्रेंड्स। तो इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बात किया था कॉम्प्लेमेंट वेक्टर के बारे में। तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया था, शायद ये भी अब कितना जाएगा भगवान जाने, बट मेन जो कंटेंट है उसको छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा अच्छा लग रहा है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, बिकॉज ठीक है समझ में आ गया यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ऐसे ही कुछ आप लोगों को पता होगा, बट वास्तविकता कुछ डिफरेंट है। क्या ज़रूरत पड़ा? अच्छा, जब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, आपको हम बता दें कि जब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो हमारा उसमें कॉन्सेप्ट क्या था। हम जानते थे कि कोई वेक्टर को हम दो तरीक़ा से एनालाइज करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एक मैग्नीट्यूड और एक स्केलर, मतलब उसके डायरेक्शन। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम स्केलर को कहीं भी रखते हैं वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो मैटर डायरेक्शन मतलब उसके मैग्नीट्यूड का कोई मैटर नहीं है, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड को किसी भी ओरिएंटेशन में रखेंगे मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। बट यदि इस मैग्नीट्यूड को सपोज करें कि ये हैंड हमारा एक लेंथ है, ये हमारा कुछ मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड को हम इस ओरिएंटेशन में रखते हैं या इस ओरिएंटेशन में रखते हैं, तो ये वेक्टर इफेक्ट होता है। अब यदि वेक्टर इफेक्ट होता है तो इसका मतलब हमको कुछ ये समझना है कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा वेक्टर इफेक्ट होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो यदि रियल लाइफ में देखें थोड़ा सा, तो हम यदि बोलेंगे कि सपोज करिए कि हम 10 न्यूटन फोर्स, ये हमारा 10 न्यूटन फोर्स है, सपोज करिए कि हम लगा रहे हैं, ये हमारा सपोज करिए कि ये कोई डायरेक्शन है राइट साइड लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये हमने डायरेक्शन क्या फिक्स किया, एक राइट साइड डायरेक्शन फिक्स किया। अब यही 10 न्यूटन फोर्स को हम सोचते हैं कि अब इसको हम इस डायरेक्शन में अपवर्ड लगाएं। तो अब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, मतलब एक वेक्टर यहाँ पे है और यही वेक्टर को हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लाना चाह रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि हम इसके साथ इसके डायरेक्शन को तो नहीं लाने वाले। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हम इसके साथ राइट को भी उठा के यहाँ कर देंगे, अब ये हमारा राइट हो गया, ऐसा तो नहीं। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा कभी भी कोई भी स्पेस में हम यदि बात करेंगे तो ओरिएंटेशन फिक्स है, कोई फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। यदि इस पॉइंट के अबाउट चलेंगे तो इसका जो राइट होगा और इसके जो लेफ्ट होगा, सपोज करिए इस पॉइंट के अबाउट यदि हम बात करते हैं और यदि हम ऐसे खड़े हैं और इस व्यू से हम देख रहे हैं, यदि हम ऑब्जर्वर हैं तो ये हमारा क्या एक्चुअली ये हमारा राइट होगा यदि हम इस तरीक़े से देखते हैं। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हो सकता है मेरे जब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मेरे पर्सपेक्टिव, यदि हम इसके ऑब्जर्वर हैं तो मेरे पर्सपेक्टिव इसका अब ये डायरेक्शन फिक्स हो गया। मतलब यदि हमारा ये अपवर्ड है तो ये हमारा डाउनवर्ड होगा। तो हम कोई भी एंगल के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये डायरेक्शन फिक्स हो गया। किसी के पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि उसका देखने का अलग व्यू हो, बट डायरेक्शन हमारा हमेशा उसके ओरिएंटेशन में वो फिक्स होगा। अब हम चाहते क्या है, इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए कि कोई फोर्स है हम इस वे में लगा रहे हैं, अब हम 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। हम आपको कहे कि भाई 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में आपको लगाना है 10 न्यूटन। अभी हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं, अब 10 न्यूटन फोर्स यदि हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा 10 न्यूटन को लेके आएंगे और इसके अलॉन्ग लगाएंगे। तो एक्चुअलिटी में आपको क्या दिखता है, ऐसा तो नहीं कि ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहे थे तो ये 10 न्यूटन बढ़ गया, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, बट इस दोनों के डायरेक्शन तो कॉमन है। इसका मतलब हम क्या किए कि इस वेक्टर से, अब यदि दूसरा एक और तरीका से हम समझ सकते हैं इसको, सपोज करिए कि एक ए है एक बी है। ए हमारा 70 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, हम बोले बी को कि तुम्हारे पास वो कितना, बी कहा कि हम 10 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं, और बी को हम बोले कि तुम ए के डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। नो मैटर, हमने नहीं कहा कि ईस्ट के डायरेक्शन में लगाओ। वो गया चेक करने के लिए और बोला कि भाई ये है ए और ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो बी ने ए से क्या लिया, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं लिया, उसके डायरेक्शन को लिया। तो बड़ा आसानी है, रियल वर्ल्ड में तो हम ऐसे देख लेते हैं। लेकिन अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम तो इसको मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखें, बिकॉज ये सबसे बड़ा टफ पार्ट। इसका मतलब हमको एक्चुअली करना क्या है कि हम उसको एक्चुअली कोई भी यूनिट, यदि हमको इस यूनिट के बारे में बात करते हैं, एक मिनट, हम यदि इस यूनिट के बारे में बात करते हैं, इस यूनिट में सपोज करिए हमारा ए है और बी है, ये कोई भी बड़ा सा ए मान लेते हैं, और ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इधर। एक बी है, ये 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स, थोड़ा सा लेंथ छोटा कर देते हैं, और ये बी, ठीक है, ये बी है, सपोज करिए, ठीक है। हम इस बी को बोले कि तुम भाई ए के डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो ये क्या करेगा, ये अपना 10 न्यूटन, बिकॉज ये 10 न्यूटन लगा सकता है, ये जाएगा
और अलोंग ए डायरेक्शन खोजेगा। तो ए का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन गौर से देखिए, ये डायरेक्शन है बी का। अब बी ए के डायरेक्शन में लगाना चाहेगा तो बी क्या करेगा, अपना 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट ये ओरिएंटेशन में इसको रख देगा। इसका मतलब हम इमेजिन करिए कि यदि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा थीटा है, तो यहाँ पे भी इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा थीटा होगा, लेकिन एक्चुअली ये अभी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स को इस फोर्स के अलोंग हम ओरिएंटेट कर दिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ कि इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड का इफेक्ट नहीं करा। मैथमेटिकली हमको यदि सोचना है तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर से एक्चुअली क्या लिए, इसके डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लिए। इसका मतलब अब प्रॉब्लम यह आया कि 10 न्यूटन को, अब एक बार बताइए, आपको बड़ा आसान लगेगा कि यदि हम बोलेंगे, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज कि हम लगा रहे हैं कि 50 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ए लगाया, बी आया और वो 10 न्यूटन फोर्स ए के डायरेक्शन में लगा रहा है, ए के डायरेक्शन में लगा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ऐसा कोई मैथमेटिक्स है, यदि हम बोलेंगे कि 5 इंटू राइट, ये भाई क्या होता है, कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्शन से कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। एक्चुअली यूनिट का हमको जरूरी क्यों पड़ा, बिकॉज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं उसको, और हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमको कोई मैथमेटिकल कोई टूल चाहिए। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, यदि हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट के डायरेक्शन में, सपोज करें अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, और हम 50 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू ईस्ट डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हम जानते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकली सोच रहे हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं हो पाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि थोड़ा सा हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी का मतलब होता है कि हम यदि कोई भी 1 से, कोई भी नंबर को n को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रिमेन सेम, उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, 1। इसका मतलब यहाँ पे हम ई के साथ, क्योंकि हमको तो इसके स्केलर से भी मतलब, बिकॉज कोई भी वेक्टर यदि हम ई लिखते हैं तो ई के साथ तो और भी कुछ जुड़ा होगा ना। ई अपने आप में तो कोई डायरेक्शन अपने आप में एक वेक्टर नहीं है। जब भी हम वेक्टर के बारे में बात करें तो उसको मैग्नीट्यूड भी होना ही पड़ेगा, विदाउट मैग्नीट्यूड कोई मतलब नहीं रखता उसका। इसका मतलब अब क्या करेंगे, 50 इंटू 1 ई। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50 इंटू 1 ई यदि किए, 50 इंटू 1 हमारा क्या होगा, 50, और ई के डायरेक्शन में हम लगा दिए। ये हम मैथमेटिकली देख पाए कि इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कोई भी वेक्टर का यदि हम इस डायरेक्शन में 50 यूनिट लगा रहे हैं, तो यदि हमारा कोई ये डायरेक्शन है, सपोज करिए कि पी डायरेक्शन है, अब ये पी डायरेक्शन में यदि 50 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हमको इससे यदि हम अब एक 10 न्यूटन फोर्स इस पी डायरेक्शन में लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर से हमको 1p सेलेक्ट करना है। मतलब हम इस डायरेक्शन से एक यूनिट मोड का, मतलब एक 1 मोड का पी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। चलो भाई, ये भी तो समझ में आ गया। अब ये निकालेंगे कैसे, बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है इसको देखें, हम देखेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, तो यदि हम कोई वेक्टर को इस तरीक़ा से लिखना चाह रहे हैं, तो कोई वेक्टर यदि ऐसा तो नहीं कि हम 1 यूनिट लाना चाह रहे हैं, तो हम भाई अपने मन से ये 50 ई है और ये तो मैथ में बड़ा बढ़िया समझ में आ रहा है, हम इसको हटा देंगे भाई, 1 लिख देंगे, बात खत्म हो गया। बट ये 1 को लाएंगे कैसे। अब और भी एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको पता है कि कोई भी यदि n यूनिट है, n मोड है, और उसके यदि 1/n से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअली वो अब 1 यूनिट हो जाता है। ये भी हमारे पास मैथ है। हम देखिए, हम एक रियल वर्ड को मैथमेटिकल विजुलाइज कर रहे हैं। अब हमको मैथमेटिक्स लगाना आ गया, बिकॉज अब यदि हमको पता है कि 10 न्यूटन फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग द ई डायरेक्शन में, और हम क्या करेंगे, इसको इसके सिर्फ मोड से यदि डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा और बचेगा का क्या, 1 ई। अब हम यदि 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 50 न्यूटन को यहाँ पे आके 50 इंटू 1 ई कर देंगे, और हमारा अब क्या हो गया, हम मैथमेटिकली कैलकुलेट इसको कर पाए, और हम देखें कि 50 अब ई के डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, और इस वेक्टर का एक अपना जो भी, लेकिन डायरेक्शन हमारा फिक्स रहेगा। तो बेसिकली मेरा यूनिट वेक्टर का मतलब मोड से नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शनल वेक्टर, क्योंकि हम एक्चुअली डायरेक्शन ही चाहते हैं। तो यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, ये हमारा एक डायरेक्शनल वेक्टर है, बिकॉज यूनिट वेक्टर से हमको चाहिए एक यूनिट मोड का डायरेक्शन।
डायरेक्शन बेसिकली चाहिए। कोई भी डायरेक्शन में हम किसी चीज़ को यदि ओरिएंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो एक्चुअली ये एक कह सकते हैं कि डायरेक्शनल वेक्टर है। हम बहुत सारे डायमेंशन में, बहुत सारे डायरेक्शन में हम वेक्टर को एक यूनिटली हम रिप्रेजेंट कर पाए और कोई भी वेक्टर को किसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखेंगे अभी, चलिए थोड़ा सा तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब कोई भी वेक्टर को यदि यूनिट वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर को हम उसके मोड से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसको। तो अब गौर से देखिए, थोड़ा सा इसको और अलग टर्म से देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए कि अब हमको क्या चाहिए एक्चुअली यूनिट, तो हम एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिट रेडियस का एक सर्किल, मतलब एक यूनिट रेडियस का सर्किल क्या हो सकता है, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। अब इस यूनिट रेडियस का हम, इसका 1 यूनिट है, नो मैटर, ये हमारा 1 यूनिट है, और इस 1 यूनिट का हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए गौर से, यदि इस पॉइंट पर हम एक पॉइंट ए सेलेक्ट किए, एक पॉइंट बी सेलेक्ट किए, एक पॉइंट सी सेलेक्ट किए, डी सेलेक्ट किए, ई सेलेक्ट किए, नो मैटर, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है, ई एफ जी एच आई। अब सारे वेक्टर में गौर से देखिए, यदि हम इस यहाँ पे बात करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन देखिए। अब यदि यहाँ से इस रेडियस से ले लें ए वेक्टर का डायरेक्शन, गौर से देखिए, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली ऐसे चलते हैं, सी वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम द ऑरिजिन देखिए इस डायरेक्शन में। इस तरीक़ा से हम यदि यूनिट रेडियस का एक सर्किल खींचें तो गौर से देखिए, ये हमारा यूनिट रेडियस हुआ और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये 1 यूनिट। हम इसको, इस वेक्टर को लिखते हैं ओ ए को, ओ ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक कैप, हमें भी एक कैप का यूज, यही हम एक कैप का यूज़ करेंगे अभी, तो हम देखते हैं। इसका मतलब बी के अलोंग यदि चलेंगे तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर को यदि हम इस डायरेक्टर ओरिएंटेशन, अभी सपोज करें इस मैग्नीट्यूड को हम इस डायरेक्शन माउंट किए तो ये अब इस डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर है। जैसे ही यही मैग्नीट्यूड को चेंज किए, इस थोड़ा सा एंगुलर हम चेंज किए तो ऑटोमेटिक हमारा एक वेक्टर, एक नया वेक्टर जनरेट हो गया। हम मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वेक्टर को यदि हम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसी दूसरे डायरेक्शन में जैसे हम चेंज करते हैं तो ये हमारा वेक्टर, नया वेक्टर, नया वेक्टर। तो हम वेक्टर में क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई 1 यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड को हम डिफरेंट यूनिट डायरेक्शन में इसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, और वेक्टर हमारा चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब यदि 50 न्यूटन फोर्स हमको ए के डायरेक्शन में लगाना है तो ए के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, बी सी, तो सब अलग अलग वेक्टर है कि नहीं, ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बिल्कुल अलग अलग वेक्टर है। लेकिन हम कोई भी मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर, हम किसी भी वेक्टर, तो एक ही मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर को बस अलग अलग वेक्टर के अलोंग रखते हैं और ये वेक्टर हमारा अलग अलग शो कर देता है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, एक डायरेक्शनल, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, कोई टेंशन नहीं, 1 हम इसलिए रखें बिकॉज हम इसका मल्टीप्लाई कर पाएँ, एक मैथमेटिकली सोच पाएँ टूल के तरीक़ा से। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट वेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है वो हमारा ये है कि वो हमारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताता है। तो थोड़ा सा यदि हम बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसा कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा डिफाइन करना है यूनिट वेक्टर को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द वेक्टर, it is the vector having magnitude is 1, magnitude is 1 यूनिट, याद रखिए 1 यूनिट मतलब एक कोई वैल्यू। या दूसरा तरीका से हम कह सकते हैं इट इज अ डायरेक्शनल वेक्टर। याद रखिए मेन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, बिकॉज यूनिट वेक्टर को हम मोड के टर्म से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हम डायरेक्शन के टर्म से जानते हैं। इट इज ए डायरेक्शनल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको समझ में आ गया कि मतलब कोई वेक्टर को हम यदि किसी वेक्टर के अलोंग रखते हैं, इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक हमको डायरेक्शन चाहिए, तो इसलिए हमको जरूरी पड़ता है कि हम यहाँ पे हम अलग अलग डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा टूल आ गया। अब क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए थोड़ा सा कि इसका मतलब थोड़ा सा और भी सोचिए क्या क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर में और क्या हो सकता है कि यदि हम इस पर इन्फिनाइट पॉइंट सेलेक्ट करें, बहुत सारे पॉइंट इसके पास, सारे लोकस पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट को हम ओरिएंट करते हैं इस पर, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे 2D प्लेन, मतलब हम सर्कुलर प्लेन यदि हम लेते हैं तो
इसका मतलब यदि हम लिखें इसको तो ये हमारा क्या है, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट ऑन द सर्किल। यदि हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, चलिए ठीक है, तो कोई भी यूनिट सर्किल, पॉइंट ऑन ऑन ए यूनिट सर्किल, कोई भी यूनिट सर्किल पे जो जितना भी वेरियस पॉइंट है वो भी हमारा कह सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर जैसे वो करता है। तो एक तरीका से और भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यदि हम 2D प्लेन पे लें तो हम सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है, यूनिट रेडियस, मतलब मैग्नीट्यूड को हम 1 कर दिए और कोई मैटर नहीं रखता। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमेशा प्लेन पे ही हो सकता है, क्या हम 3D स्पेस में नहीं जा सकते हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि हम स्फेयर पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करें इस तरीक़ा से, यहाँ पे एक पॉइंट है ए रेडियली, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इस डायरेक्शन, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सब रेडियली है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी जो भी है, ठीक है। इसको एक्चुअली इसको बोलते हैं यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूक्लिडियन, ठीक है। तो या यूक्लिडियन स्पेस भी कह सकते थे। ये यूक्लिडियन प्लेन हो गया। यूक्लिडियन प्लेन के बारे में हम बात करते हैं और भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका मतलब स्फेयर पे भी यदि पॉइंट है, यदि हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो ये यूनिट स्फेयर पे जो हमारा पॉइंट है वो भी तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द पॉइंट। यदि हम बात करते हैं इन 2D, यहाँ पे लिख देते हैं 2D में, और 3D में इट इज़ द पॉइंट ऑन ए यूनिट स्फेयर, ठीक है। इसका मतलब यूनिट स्फेयर पे जो हमारा पॉइंट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक यूनिट वेक्टर को शो करेगा। इसका मतलब ये हमारा किस में होगा, 3D में। भाई ठीक है, समझ में आ गया। चलो, लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या हमेशा वेक्टर जो होता है कि हमारा रेडियली ही मूव करते हैं? तो एक रेडियली मूव करते हैं, मतलब एक रेडियली आउटवर्ड जब हम चलते हैं, इस तरीका के वेक्टर को हम यदि बात करते हैं तो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको और भी सिग्निफाई कर लेते हैं पहले, तो हम आगे निकलेंगे। तब मेरे दिमाग में क्या आया कि इसका मतलब यदि हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो पूरा सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, यूनिट सर्किल। जैसे ही यूनिट सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है, ये हमारा यूनिट सर्किल है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसका मतलब अब गौर से देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस दोनों ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब यदि ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ऑर्थोगोनली के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारा ओरिएंटेशन हो सकता है, ये भी ओरिएंटेशन है, ये भी ओरिएंटेशन है, ये भी ओरिएंटेशन है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी, इस पॉइंट पे यदि हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, बट इस पॉइंट पे यदि बोलें तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली 0 और वाई है, और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो एक्स और 0 है। इसका मतलब एक यूनिट डायरेक्शनल, मतलब एक ऑर्थोगोनल यूनिट के बारे में यदि बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक नंबर हो जाता है। देखिए कि इसमें सिर्फ एक्स का आइडेंटिफिकेशन है, इसमें वाई का आइडेंटिफिकेशन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस यूनिट वेक्टर का हम नाम रख देते हैं आई, और इसको बोलता है आई कैप, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करेंगे इस सिंबल का। और इस डायरेक्शन में यदि हम बात करेंगे तो इसको नाम रखते हैं जे। सिमिलरली यदि जेड डायरेक्शन में हो, एक स्फेयर को हम यदि ले लें, तो ये जेड डायरेक्शन में क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में इसको हम के कैप कहेंगे, बट अभी हम 2D लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्थोगोनल, जब हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं तो अब सबसे पहले थोड़ा सा इस प्लेन को हम लिख देते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। जब हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन में क्या हो सकता है, इसमें आई कैप होगा,
यदि हम अभी 2D लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, इसका मतलब कोई भी ओरिएंटेशन में यदि हम चलेंगे, ये हमारा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आई कैप और जे कैप ये हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन 2D प्लेन। इसका मतलब यदि हम कोई वेक्टर को यहाँ पे सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आई और जे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, समथिंग जो भी ए आई बी जे इस टर्म में होगा, नो मैटर, अभी मेरा मेन मोडो नहीं है, ठीक है। और सपोज करिए कि हम यदि यूनिट सर्किल ही ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आई प्लस जे का कॉम्बिनेशन है, इस तरीक़े से ये वेक्टर का कॉम्बिनेशन है यदि हम कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए यदि हम ऑर्थोगोनल ये कार्टेशियन प्लेन 3D में चलते हैं तो 3D में हम क्या लिख सकते हैं, 3D में इस तरीक़े से लिख सकते हैं, ये हमारा वेक्टर है इस तरीक़े से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इसको 3D में लिखते हैं, ये हमारा 3D वर्ल्ड है, तो इसको आई कैप लिखते हैं, इसको जे कैप लिखते हैं, इसको के कैप लिखते हैं, ये हमारा आई जे कैप। तो अब यदि हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा एक्चुअली क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन। तो यदि हम यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ के यूनिट वेक्टर सेलेक्ट करते हैं आई कैप, ये हमारा जे कैप और के कैप कुछ इस तरीके से होगा, नो डॉट, यदि हम यूनिट स्फेयर ले लें तब, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इसका मतलब हम 3D यदि कार्टेशियन प्लेन में लेते तब हमारा आई कैप जे कैप के कैप, और बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना भी है, बट सिर्फ यही वेक्टर का नोटेशन नहीं होता, बिकॉज हम यदि रेडियली मूव करते हैं कहीं भी, देखिए आप, यदि हम यहाँ से यहाँ पॉइंट पे चलते हैं तब भी हम रेडियली मूव करते हैं, जब हम रेडियली मूव करते हैं तब तो भाई ये है यूनिट वेक्टर जो भी, और जब हम कार्टेशियन प्लेन की बेसिकली बात करते हैं, बट यदि हम प्लेन को चेंज करें तो उसका वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर का नोटेशन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलिए एक चीज़ और देखते हैं। मेरे दिमाग में है कि क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि हम, यदि एक बार बताइए कि यदि हम कार्टेशियन प्लेन ना लें तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। आपको बता दें, अभी हम बेसिकली उस पर बात नहीं करेंगे, हमारा एक्चुअली होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारा एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बेसिकली स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेट के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें, थोड़ा सा एक बार बताइए कि ठीक है भाई, यदि हम रेडियली चलते हैं ठीक है, लेकिन हम बोले थे कि वेक्टर को 2 तरीक़ा से मूव करवा सकते हैं, एक तो ठीक है, लेकिन एक वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है कि हम रोटेट करवाएं। ये तो हमारा एक्चुअली क्या है, जब हम ये बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम सेंस के बारे में बात करते हैं तो सेंस का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं रोटेट कर रहे हैं। तो यदि हम कोई वेक्टर को सपोज करिए, ये हमारा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को ऐसे इस तरीक़े से रोटेट किए, तो भाई एक तो ठीक है कि भाई रेडियली आउटवर्ड वेक्टर है यहाँ पे देखिए, लेकिन दूसरा और एक चीज़ है, गौर से देखिए, हम जो ये रोटेट कर रहे हैं ये भी तो एक वेक्टर है, और ये भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हुआ कि नहीं, एंगुलर डायरेक्शन, जिसको हम थीटा कैप कहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर हुआ जिसको हम अलग तरीक़ा से, ये भी एक यूनिट वेक्टर हुआ, लेकिन ये जब हम रोटेशनल वेक्टर के बारे में, तो सेंस की टर्म में बात करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा डैश, मतलब एक्चुअली एंगुलर यूनिट डायरेक्शन कह सकते हैं, एंगुलर यूनिट डायरेक्शन इस तरीके से। तो मेरे समझ में आ गया कि इसका मतलब यूनिट डायरेक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा रेडियली आई कैप जे कैप के कैप होता है। यदि हम पूरा यूनिट वेक्टर को देखेंगे तो यूनिट वेक्टर का सिंबल पूरा यदि कंबाइन करें आई जे के तो थीटा इस तरीक़े से, और भी एजीमुथल प्लेन लेंगे तो फाई इस तरीके से, लेकिन अभी हमको लिखना नहीं है, ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है। तो पूरा यूनिट वेक्टर का ये सिंबल हो सकता है, बट अभी हम लोगों को बस इतना जानना है, यही पढ़ना है पूरा फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग बस एक मिथ में नहीं फंस जाए कि भाई हमेशा आई जे का ही होता है और भी कुछ नहीं होता है। तो और भी कुछ होता है, बट वो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये हाईटेक फिजिक्स जब पढ़िएगा, हायर क्लास में जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे या कोई भी हायर लेवल में फिजिक्स एमएससी बीएससी में पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से तब ये सब पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और फिर वो अलग अलग सिस्टम में आता है, कार्टेशियन इसमें एक्चुअली होता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम अलग अलग वेक्टर का नोटेशन करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो ये मेरा अभी मेन मोटो नहीं है, मेन मोटो है कार्टेशियन प्लेन को समझना, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, जो भी वो तो हो गया। अच्छा एक चीज़ और, यदि हम वेक्टर को और भी स्पेशल नोटेशन हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग से लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यदि सपोज करिए कि 2 वेक्टर है, सपोज करिए कि एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर
बी वेक्टर है, मतलब सपोज कि ये वेक्टर है, ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर दोनों के अलोंग लिखना है, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर पैरेलल। ये हमारा पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर नोटेशन, मतलब दो वेक्टर के साथ हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एक वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, ये वेक्टर, और दोनों हमारे यूनिटली डिफाइंड है, ई वेक्टर, इसका मतलब हम परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे। ये हमारा ये सिंबल है, इसका मतलब दो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है। कोई भी वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग ये जो यूनिट वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, इस तरीक़ा से हम इलोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमारा सिंबल होता है, हम इस तरीक़ा से इलोकेट कर सकते हैं कोई दो वेक्टर को। ये हमारा स्पेशल नोटेशन है, ठीक है। इस तरीक़ा से पैरेलल, परपेंडिकुलर ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट अभी ये काम का चीज़ नहीं है, चूँकि बताना था यूनिट वेक्टर में ही आता है, इसलिए हम थोड़ा सा बात कर लिए। तो ठीक भाई, ये तो समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर क्या क्या हो सकता है। और हाँ, एक और नाम है, इसको बोलते हैं, इसका सिनोनिम कह सकते हैं, ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। बट ये यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं एक्चुअली। ये जब हम बात करते हैं एक्चुअली यूक्लिडियन स्पेस में, तब हम नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है, ये हम कह सकते हैं सैनो है यूनिट वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, unit vector is also known as नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, बट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, हम बेसिकली यूक्लिडियन स्पेस में यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट काम एक ही है। यूनिट वेक्टर का हम कह सकते हैं साइनोनेम है, एग्जैक्ट नाम नहीं कह सकते हम, साइनोनेम है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं, इसको वेक्टर नॉर्म भी कभी कभी कहते हैं, या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ये जब आप हाईटेक लेवल में पढ़ोगे तब थोड़ा सा, लेकिन यूनिट वेक्टर के ही टर्म में ये सब चीज़ आता है, नॉर्म वेक्टर या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर जो भी। तो मेरा मेन मोटो क्या था कि बेसिकली यदि हम यूनिट वेक्टर को जानेंगे, तो पहला है कि उसका वो डायरेक्शनल वेक्टर है, और ये बहुत अच्छा है कहना। और दूसरा है, यदि हम छोटा और मोटा कह सकते हैं, मोटा बुद्धि से बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, जिस वेक्टर का यूनिट हमारा 1 यूनिट हो, ऐसे वेक्टर। तो ठीक है भाई, ये भी चलेगा मेरे ख्याल से, और अभी यही भी लिखना और चलेगा, बहुत बढ़िया दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब सारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है यूनिट वेक्टर को, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज अब हम अपने कंटेंट में आ जाते हैं, जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है 11th के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अब हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ से एक्चुअली कह सकते हैं कि प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यूनिट वेक्टर बहुत इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट लेके आता है बेसिकली। यूनिट वेक्टर के बिना बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमको लगता है कि प्रॉब्लम डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। पहला तो अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अलग से हम उस पर प्रॉब्लम भी डिबेट करेंगे, याद रखिए। और जो जो हम पढ़ा है उस पर हम बिल्कुल अलग तरीक़ा से हम बताते हैं कि ये जो भी कंटेंट है, ऐसा नहीं कि बोलें कि हम कहीं से नहीं लिए हैं, बट याद रखें कि ये जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो बेसिकली मेरा फीलिंग्स है, टोटली डिटो फीलिंग्स। हम कहीं भी आपको यदि ये जो चीज़ हम लिखा है, हो सकता है कहीं मैच कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये मैच नहीं करेगा, ये लाइन बाय लाइन, बिकॉज हम जो लगा कि हमको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, वही हम आपको दिखाएं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा जो प्रॉब्लम जो हमको आने वाला है उसके कोरस्पॉन्डिंग, उस पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। अभी तक तो जो भी यूनिट वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग देख लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते कि टाइम कितना हुआ, यदि लंबा जा रहा है तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ 1 मिनट। भाई वेक्टर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके कुछ और भी ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं, और यहाँ से मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे, एस सी वर्मा का करेंगे, और भी रसनिक का भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, और वही यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है वो कर दीजिएगा, और ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।